Guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So, Kasakai. So, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने जीएसटी के सुपर रिविजन्स एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो भी अभी एग्जाम्स देने वाले हैं 2026 में, मतलब कभी भी अगर मैंने बात किया मई में, जून में या फिर सितंबर में, दिसंबर में, जैन 27 में, ये सबके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है. सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज ये वीडियो के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स भी कवर करेंगे. तो दोस्तों क्या होता था ना, पहले के सब वीडियोस के अंदर आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि नहीं फटाफट का कंप्लीट करना है और शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर मुझे कंप्लीट करना है. बट आजकल के पेपर देखने के बाद आई रियलाइज्ड वन थिंग कि नहीं नहीं, हम लोगों को चीजें डिटेल में सिखानी पड़ेंगी, नंबर वन, और पूरा कवरेज भी रखना पड़ेगा. सो ये वीडियो के अंदर तुम लोगों को पूरा का पूरा सप्लाई का कवरेज मिल जाएगा अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स, अलॉन्ग विद द सर्कुलर्स, एवरीथिंग. यू डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर फॉर सप्लाई आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ दोस्तों, और एक चीज की ये जो नोट्स है वो नोट्स हम लोगों को मिलेंगे क्या? एब्सोल्युटली यस. ये नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे और वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी थोड़ा सब्सक्राइब रखना, मतलब वो बिकॉज काफी सारी चीजें मैं उधर भी पोस्ट करता हूँ. और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए रहोगे तो प्लीज एक बार छोटा सा लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा देना. और अगर अच्छा लगा तो एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम लोग कमेंट कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी. नाउ सप्लाई अंडर जीएसटी इंपॉर्टेंट है क्या सर? 100% एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर. मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, बट इसमें से कॉन्सेप्ट्स काफी सारे यूज होते हैं आगे के चैप्टर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले कौन से सेक्शंस ये चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब क्या क्या कवर होता है सप्लाई के अंदर. और दूसरी चीज सेक्शन नंबर 8 के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स सप्लाई एंड अ कॉम्पोजिट सप्लाई. ओके, स्टार्ट करने के पहले देखो, अगर ये सप्लाई है या नहीं है ये पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इफ इट इज नॉट अ सप्लाई, अगर ये सप्लाई नहीं है बाबा, देन इन दैट केस इस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता बिकॉज सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, याद रखना. परफेक्ट. बट अगर ये सप्लाई होगा तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही जीएसटी लगेगा. क्यों? बिकॉज दिस सप्लाई कैन ईदर बी अ टैक्सेबल सप्लाई और दिस सप्लाई कैन बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. अपना अगर सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल होता है तो हम लोग एग्जाम्पशंस देखेंगे कि भाई एग्जाम्पशंस में है क्या. अच्छा, एग्जाम्पशंस में भी नहीं है, देन इन दैट केस उस पे क्या लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला. ये चैप्टर के अंदर टैक्सेबिलिटी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे. ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर के अंदर हम लोग सप्लाई है या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे. आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट. सो अगर मैंने ओवरव्यू लेने का सोचा कि कौन से टॉपिक्स ये चैप्टर के अंदर कवर्ड है, तो सेक्शन नंबर 7(1)(a), डबल ए, 7(1)(b), 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1, 7(1)(a) रेड विद शेड्यूल 2, 7(2) सेक्शन नंबर 8 एंड सर्कुलर्स. जैसे जैसे अपने सेक्शंस हो जाएंगे हम लोग पीछे जाएंगे पर वापिस इधर आएंगे और टिक करते जाएंगे सो दैट हम लोगों का एक चेक भी हो जाएगा, स्टेटस चेक. ठीक है. ओके, इधर देखो, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, बराबर. सप्लाई है तो ही जीएसटी लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता. उसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट वेदर इट इज अ सप्लाई और नो. परफेक्ट. नाउ सप्लाई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ इसमें लोग क्या करते हैं कि लोग इतना पढ़ते नहीं है डेफिनेशंस कि क्या करेंगे भाई डेफिनेशन का. नहीं, ये डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं या फिर उसका क्वेश्चन भी बन के तुम लोगों को मिल सकता है. सबसे पहला डेफिनेशन इज गुड्स का डेफिनेशन. गुड्स के डेफिनेशन में क्या है? गुड्स मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स समथिंग विच एक्सक्लूड्स समथिंग. ठीक है. जो मूवेबल प्रॉपर्टी है विच इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब अनसिक्योर्ड डेट, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं. ये वो गुड्स के अंदर आ जाएंगे. बट एक्सक्लूड्स के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हम लोगों को गुड्स के डेफिनेशन में ये चीजों को कवर नहीं करना है. वह फर्स्ट पॉइंट इज मनी इन सर्कुलेशन. दे डिड नॉट से ओनली मनी, दे सेड मनी इन सर्कुलेशन, मतलब जो चल रहा है, जो अपना करेंसी चल रहा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 आना का बात किया, 4 आना ये सर्कुलेशन में है क्या? नहीं है. देन इन दैट केस ये गुड्स के डेफिनेशन में आएगा. बट अगर मनी इन सर्कुलेशन होगा, 10 रुपी का नोट होगा, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन, देन इन दैट केस दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. परफेक्ट. और दूसरा इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. ओके. सर्विसेज पे आते हैं. सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स. क्या बोला मैंने? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी. मतलब सर्विसेज के डेफिनेशन में भी मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर रखा. मतलब मनी एंड सिक्योरिटी पे जीएसटी लग ही नहीं सकता बिकॉज जीएसटी लगने के लिए इट हैज टू बी अ सप्लाई एंड सप्लाई हैज टू बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज. बट ये गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस उस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं. अंडरस्टैंडिंग? ओके.
दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जस्ट समझाता हूँ तुम लोगों को। एक करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है? यू केम टू आई एम दैट करेंसी एक्सचेंज, यू केम टू मी एंड सेड कि तुम्हारे पास डॉलर्स है, तो डॉलर्स तुम लोग मुझे दोगे और मैं उसके बदले में आपको रुपीस दूंगा, बराबर? तो ये कन्वर्जन करने के लिए कैन आई से आई विल चार्ज सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन? यस। सो दिस सप्लाई व्हिच आई गिव यू, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब ये सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा, व्हिच इज कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। इसके लिए मैंने चार्ज किया, इसका मतलब क्या? ये सर्विसेज के डेफिनेशन में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको चाहिए कि आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे, यू गिव मी 10 लाख रुपीस एंड टोल्ड मी कि भैया आप मुझे 1-1 रुपए का कॉइन दे सकते हो क्या? मैंने बोला भाई बहुत मेहनत लगेगा इसके लिए, पर चलो मैं करता हूँ। तो 10 लाख रुपए तुम लोग ने मुझे दिया और उसका मैंने फॉर्म चेंज करके तुम लोगों को दे दिया। इन दिस केस मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तरह से चार्ज करूँगा। इन दैट केस ये भी सर्विसेज के डेफिनिशन में आ जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी टू अनदर फॉर्म और करेंसी फॉर अ कंसिडरेशन, then in that case including use of money, then in that case it will be considered as service. एकदम सिंपल। थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन चार्ज टू फैसिलिटेट और अरेंज द ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज के रिलेटेड का जो ट्रांजैक्शन है, मतलब क्या ब्रोकिंग का अगर बिजनेस होगा, करेक्ट, ब्रोकर होगा, तो वो क्या करता है, मैंने अरेंज करके देता है सिक्योरिटीज। इन दैट केस जिसके लिए ब्रोकिंग मिडिल मैन बेसिकली जो भी कंसिडरेशन चार्ज करता है, वो सर्विसेज के डेफिनेशन में आ जाएगा। एक बार ये पढ़ के रखने का, ठीक है? सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 71A, दैट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई अगर होना होगा देन इन दैट केस मेन बेसिक सेक्शन इज 71A, जिसके अंदर 3 कंडीशन के बारे में बात किया। अगर तुम्हारा सप्लाई में 3 कंडीशंस प्रेजेंट होंगे देन इन दैट केस दिस विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। नंबर 1, बेस्ट एलडीआर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट एलडीआर? बी मतलब बार्टर, ई मतलब एक्सचेंज, एस मतलब सेल, टी मतलब ट्रांसफर, एल मतलब लीज, एल मतलब लाइसेंस, डी मतलब डिस्पोजल एंड आर मतलब रेंटल। ये चीजें होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा ना देन इन दैट केस वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड थर्ड वन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नाउ सर मुझे ये समझा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, समझा कि फॉर एग्जांपल ये पेन बेचता हूं मैं और पेन बेचने का ही मेरा धंधा है, तो ये पेन बेचता हूं तो मतलब सेल है, कंसिडरेशन चार्ज किया एंड इट इज इन माय कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बेचने का ही धंधा है तो वही बेच रहा हूँ, बराबर। बट सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? फर्दरेंस मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ना असेट लेके रखा है, फॉर एग्जांपल एक एसी लेके रखा है या फिर कंप्यूटर लेके रखा है, ये फर्नीचर लेके रखा है, ये सब चीजें मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लेके रखी है जिसपे मैंने आईटीसी ले लिया। अगर मैंने ये चीजें जो बिजनेस असेट्स है वो बिजनेस असेट्स मैंने बेच दिए, देन इन दैट केस वो भी सप्लाई माना जाएगा और उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। भले मैं उनके बिजनेस में नहीं हूं, बट इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बट इट इज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एवरीबडी विल रिपीट अलॉन्ग विद मी। सेक्शन नंबर 7 के अंदर 3 कंडीशंस के बारे में बात किया। देयर हैज टू बी बेस्ट एलडीआर, देयर हैज टू बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक नंबर स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 71AA, दैट इज सप्लाई बाय unincorporated body to its members. There is an unincorporated body who is providing supply to its members। मतलब एक जिमखाना है, जिमखाना मतलब क्या? एक क्लब है, क्लब। वो एक मेंबर को कुछ सप्लाई करता है, बराबर, उसका ही मेंबर है। और अगर मेंबर अगर उसका कंसिडरेशन पे करता होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, बट अगर कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा है देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सर हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी सप्लाई टू इट्स मेंबर्स फॉर अ कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा-सा तुम्हारा जो स्पीड है वो स्पीड कम करके वापस सुनो। ठीक है? ठीक है? If an unincorporated body provides any supply to its members for a consideration will be considered as supply. But if there is no consideration, it will not be considered as supply. Understanding? So we are done with 2 sections. Section number 71A we are done with. 71A के अंदर बेस्ट एलडीआर एंड बेस्ट एलडीआर कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोला। 71AA के अंदर बोला कि अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ने सप्लाई किया बट उसके कंसिडरेशन चार्ज किया तो ही वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। 71B बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का, बट इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ 2 चीजें। ठीक है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मैं बताता हूँ। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मतलब मैंने सर्विस इंपोर्ट किया, दैट सर्विस जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है दैट कैन बी ऑफ 2 पार्ट्स। दिस इंपोर्टेशन कैन बी विद कंसिडरेशन और दैट इंपोर्टेशन कैन बी विदाउट कंसिडरेशन।
If there is an importation of service with consideration, it does not matter मैं जो import कर रहा हूं, अगर वो consideration के साथ होगा, it does not matter कि वो मैं सर्विस मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं या बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं. It does not matter, it will always be considered as what? Supply. Understanding? So if it is with consideration, बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, it will be considered as supply. But if I have imported certain service, that too without consideration, then in that case हम लोग देखेंगे कि जो भी मैंने सर्विस इंपोर्ट किया है विदाउट कंसिडरेशन, वो किससे किया है, वो क्या किया है, किससे किया है. अगर ये सर्विस इंपोर्ट किया है एक रजिस्टर्ड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से, so the answer will be different. या फिर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया होगा, then the answer will be different. अगर ये कोई भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन लिया होगा और वो भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया होगा, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. बट अगर ये कोई भी रजिस्टर्ड या डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया होगा, देन देखेंगे कि वो जो सप्लाई मैंने लिया हुआ है वो मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं या नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं. अगर वो मेरे सप्लाई जो है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. बट इन बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सेक्शंस जिधर हम लोग जीएसटी के अंदर वी थिंक फ्रॉम द रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव. बिकॉज इंपोर्टेशन के केस में याद रखना दोस्तों, इस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो तुम लोगों को इंटर में नहीं है बिकॉज उस पे आईजीएसटी के हिसाब से आता है वो. बट जस्ट याद रखना, इंपोर्टेशन पे हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स भरते हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, नॉट द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव. ये जो बिजनेस और ये सब जो बात कर रहे हैं ना इधर, वो बिजनेस किसका बिजनेस, सप्लायर का कि रेसिपिएंट का? रेसिपिएंट. राइट? ओके, अंडरस्टैंडिंग. एक मिनट ब्लैंक पेज पे फटाफट दिखते हैं. अगर मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, मुझे बताओ विथ कंसिडरेशन होगा तो क्या होगा? अगर वो विथ कंसिडरेशन होगा तो देयर कैन बी टू पार्ट्स. नंबर वन, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. If it is for the purpose of business, it will be considered as supply. But if it is not for the purpose of business, it will still be considered as supply. Right? If it is without consideration, then in that case there are two parts. Number one, कि related party या distinct person से लिया है या unrelated party से लिया है. अगर ये unrelated party से लिया होगा, it will not be considered as supply. But related party और distinct person से लिया होगा और business purpose के लिए होगा, it will be considered as supply. But business purpose के लिए नहीं होगा, it will not be considered as supply. Understanding? So in this case, section number 71B के अंदर देखो, सेक्शन नंबर 71B जो लेफ्ट हैंड साइड का विद कंसिडरेशन है ना, वो 71B के अंदर फॉलो होता है. एंड जो विदाउट कंसिडरेशन है वो सेक्शन नंबर 71C के अंदर फॉलो होता है. विदाउट कंसिडर एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ इधर हम लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का बात करते हैं, गुड्स का बात नहीं करते. सर क्यों ऐसा? बिकॉज गुड्स के केस में, इंपोर्टेशन के केस में अपने को कस्टम ड्यूटी लगता है और उसपे ये जीएसटी नहीं लगता, उसपे कस्टम ड्यूटी लगता है और कस्टम ड्यूटी के अंदर आईजीएसटी का कंपोनेंट आता है. Understanding? So 3 sections we are done with. Section number 71A we are done with. Section number 71AA, section number 71B डन हो गया. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 71C रेड विद शेड्यूल 1. 71C रेड विद शेड्यूल 1 में क्या लिखा है मालूम है? देयर इज अ सप्लाई, इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. ये बेस्ट एलडीआर वो सब भी है, बट इसमें कंसिडरेशन नहीं है. बट इसमें क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है. तो देयर आर 4 केसेस जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि भाई even though there is no consideration, still we are going to consider this as supply. Even though there is no consideration, कितने बार there is no consideration, it will be considered as supply. Understanding? तो ये 4 केसेस कौन से हैं? TRIP. वापस TRIP. T मतलब ट्रांसफर, R मतलब रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है वो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ओके, नाउ ये ट्रांसफर मतलब क्या होता है? देखो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं. देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित और अमित ने कुछ लैपटॉप परचेज किया. ठीक है, दिस इज फॉर 1,00,000 रुपीज और उस पे परचेज के टाइम पे उसने जीएसटी भरा 10,000 रुपीज का, जिसपे अमित ने क्या लिया? आईटीसी ले लिया. सिंपल है. ओके, नाउ अमित शुड यूज दिस पर्टिकुलर असेट फॉर बिजनेस पर्पस, राइट? अमित शुड यूज दिस असेट फॉर बिजनेस पर्पस. नाउ क्या हुआ? देयर इज वन पर्सन कॉल्ड जेरी. ठीक है, जेरी एक स्टूडेंट है
मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि सर वो आपका लैपटॉप दे सकते हो क्या? मैंने बोला कि भाई लैपटॉप मेरा मेरा यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर प्लीज़ वो मेरा वो फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने बोला चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लैपटॉप मैंने क्या कर दिया, उसको विदाउट कंसिडरेशन उसको ट्रांसफर कर दिया या फिर डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। ये ट्रांसफर ही बोलो अभी के लिए। ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन किया है, तो आइडियली सेक्शन नंबर 7(1) ए के हिसाब से तो सप्लाई नहीं मानना चाहिए, बिकॉज़ कंसिडरेशन नहीं है, बराबर? बट this transfer will be considered as supply if you satisfy three conditions. Condition number one, there has to be a transfer or disposal. Number one. Number two, that transfer or disposal has to be permanent in nature. मतलब ये permanent होना चाहिए transfer. And number three, तूने इस पे क्या लेना चाहिए? ITC लेना चाहिए. तो आईटीसी लिया होगा तो आईटीसी जो लिया है वो गलत लिया, राइट? तो गवर्नमेंट ये रिवर्सल के लिए क्या करता है, तुम्हारा आउटवर्ड टैक्स आउटवर्ड सप्लाई पे ही क्या लगाता है, जीएसटी लगाता है। तो जीएसटी जब भी पे करोगे तभी तुम लोग ये आईटीसी जो है वो यूज करके पे करोगे, विच मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली रिवर्स दैट, यू विल ऑटोमेटिकली रिवर्स दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फटाफट देखेंगे। ट्रांसफर और डिस्पोजल जब भी किया जाएगा, दिस ट्रांसफर और डिस्पोजल विल इट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन? यस। Three conditions you need to write it in the exam. Number one, there has to be a transfer or disposal. Such transfer or disposal is permanent in nature and ITC should be availed on that. Are you clear with it? एक नंबर चकाचक, ओके। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओके ट्रांसफर तो हो गया, ओके। दूसरा पार्ट इज रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में अगर कौन सा सप्लाई होता होगा, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। एक सेकंड, ऊपर मैंने एक चीज तुम लोगों को बोला नहीं, सेक्शन नंबर 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1, ऑलवेज यू विल राइट इट अलोंग विथ 7(1)(c) ओनली। मतलब 7(1)(c) के साथ साथ हमेशा तुम लोग क्या लिखोगे, शेड्यूल 1 लिखोगे, ठीक है, ओके। नाउ शेड्यूल 1 के अंदर अगर तुम लोग ने लिख दिया तो बात को समझो कि ये जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है वो 7(1)(a) के हिसाब से नहीं है। 7(1)(a) में सप्लाई का डेफिनेशन है, 7(1)(c) में सप्लाई नहीं है, तो भी हम लोग सप्लाई उसको मान रहे हैं। मतलब ये हम लोगों के लिए सप्लाई क्या है, डीम्ड सप्लाई। क्या है ये, डीम्डा, डीम्डा सप्लाई। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? उसमें से 4 पॉइंट्स है, TRIP, टीम कंप्लीट हो गया। अभी आर देखते हैं। एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। एनी टू मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन टू distinct persons without consideration, it will still be considered as deemed supply. But before that we need to understand what is the meaning of related parties. Related parties एकदम सिंपल है भाई। such persons are directors of one another's business. सिंपल बात, तुम लोगों का एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, मैं तुम्हारे बिजनेस का डायरेक्टर हूं और तुम लोग मेरे बिजनेस के डायरेक्टर हो, करेक्ट है? देन इन दैट केस हम दोनों क्या बन गए, रिलेटेड पार्टीज बन गए। परफेक्ट। सेकंड पॉइंट, सच पर्संस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, मतलब हम एक पार्टनरशिप फर्म के कौन है, पार्टनर्स है। सच पर्संस आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तुम लोग एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉय, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, तुम लोग एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉय तुम्हारा ठीक है। तो इन दिस केस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टीज बन जाते हैं, ओके। अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब सी ए का 26% होल्ड कर रहा है और बी का 26% होल्ड कर रहा है, देन इन दैट केस ए और बी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। तो लॉ ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग पावर, एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग पावर अगर होल्ड करता है कोई दो कंपनीज का, तो दो कंपनीज एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। और नीचे ये एग्जाम्पल है 26 का, 26 इज एन एग्जाम्पल बट लिमिट क्या है, 25। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, मतलब ए जो है वो बी को कंट्रोल करता है। तो ए बी क्या बन गए, रिलेटेड पार्टीज बन गए, बराबर। बाद में जो थर्ड पर्सन था, दैट थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। नाउ सर ये तो सेम चीज हो गया ना, नहीं, ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली वोटिंग राइट का बात किया कि 25% का वोटिंग राइट होना चाहिए, नीचे उन्होंने एनी काइंड ऑफ कंट्रोल का बात किया। नाउ कंट्रोल अगर तुम लोग ने लॉ में पढ़ा होगा तो कंट्रोल सिर्फ वोटिंग राइट्स पे नहीं होता है, मैनेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स में मैनेज करता हूं, तो भी कंट्रोल माना जाता है, राइट? सो सी अगर ए को कंट्रोल करता होगा एंड सी अगर बी को कंट्रोल करता होगा, तो ए बी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। एकदम उल्टा ट्रांजैक्शन लेते हैं। अभी हम लोग, अभी तक क्या हो रहा था, थर्ड पार्टी ए और बी को कंट्रोल कर रहा है, बराबर। अभी क्या हो रहा है मालूम है, ए है, बी है, वो थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, राइट? देन इन दैट केस जो भी ए है जो भी बी है वो एक जो सेम पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, सो ए बी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। और एक चीज है कि सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
फैमिली का डेफिनेशन क्या? मीनिंग ऑफ फैमिली मतलब स्पाउस है, चिल्ड्रन है, वो मेरे पे डिपेंडेंट हो या फिर वो मेरे पे डिपेंडेंट ना हो, दे आर माय फैमिली, मतलब दे आर माय रिलेटेड पार्टी। बट दोज आर माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो फैमिली के डेफिनेशन में कभी आएंगे ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझा? तो ये बेसिकली रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हो गया। तो इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सब। परफेक्ट है। नाउ डोंट यू थिंक हम लोगों को दूसरा भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि भाई डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होता है? चलो देखते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन्स लिखा है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। सबसे पहले तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन का छोटा-सा पॉइंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बोला है कि एक स्टेट के अंदर अगर मेरे पास एक ऑफिस है, तो रजिस्ट्रेशन एक ऑफिस के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ थ्रेशोल्ड लिमिट से तो। बट अगर एक स्टेट के अंदर मेरे पास 2 ऑफिसेज़ है, तो आई हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 मैं दोनों का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ या फिर मैं दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, मतलब वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, ये फंडा है। But if you want to take multiple registrations, you can take for multiple offices. But is it mandatory? No. Understanding? So इधर अगर से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में एक ऑफिस है, पुणे में ऑफिस है, आई हैव टू ऑप्शंस, मुंबई पुणे का अलग अलग ले लो या फिर महाराष्ट्र के लिए एक ही ले लो। जब भी मैं महाराष्ट्र के लिए एक ही लेता हूं ना, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो महाराष्ट्र के लिए एक ही लेता हूं, देन इन दैट केस मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और मेरा कौन सा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन होता है तभी। ठीक है, चलो मेरे पास 2 ऑफिसेज़ हैं, मुंबई में और एक पुणे में, बोथ आर इन महाराष्ट्र, ठीक है। अगर दोनों ने अलग-अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है, देन इन द आईज़ ऑफ लॉ, these 2 आर सेपरेट पर्सन्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई these 2 विल बी कंसिडर्ड एज़ डिस्टिंक्ट पर्सन्स। So any transaction between 2 distinct persons will be considered as deemed separate. परफेक्ट है। अभी दूसरा आता हूं, जो मुंबई एंड पुणे का उन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है। इफ मुंबई एंड पुणे का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है दोस्तों, देन इन दैट केस ये दोनों इन द आईज ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं है, बिकॉज सेपरेट पर्सन ही नहीं है। देयर इज ओनली वन रजिस्ट्रेशन, तो दीज टू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अंडरस्टैंडिंग, तुम लोगों को समझा? ये लैंग्वेज से नहीं, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझो। अगर तुम लोग कॉन्सेप्चुअली समझोगे, लैंग्वेज आराम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एकदम बराबर, चलो ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुंबई का एक मतलब मुंबई ने रजिस्ट्रेशन अलग से लिया हुआ है, ठीक है? देन इन दैट केस वो एक इंट्रा स्टेट, मतलब मुंबई ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। इधर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि डिटेल में बता दूं। देखो, मतलब मुंबई ने अगर पुणे को कुछ भी सप्लाई किया, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा वो। इसके वजह से सेक्शन नंबर 71C के हिसाब से वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। बट अगर वो दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और एनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम मुंबई टू पुणे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन ऑल्सो, और ये जो भी स्टॉक भेजा जाएगा वो विदाउट जीएसटी भेजा जाएगा। करेक्ट, वो डीम्ड सप्लाई नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ऑफिस मुंबई में है और समझो ये रजिस्टर्ड पर्सन है। मेरा एक ऑफिस यूपी में है। अभी मुंबई से मैंने कुछ यूपी में गुड्स भेजे, ठीक है, मुंबई से मैंने यूपी में गुड्स स्टॉक भेजा, समझ। तो अगर यूपी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई देखो, मुंबई भी रजिस्टर्ड है, यूपी भी रजिस्टर्ड है, देन इन दैट केस ये दोनों क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे। तो एनी ट्रांसफर बिटवीन टू विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई और उस पे जीएसटी लग जाएगा। बट याद रखना, व्हेनेवर इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांसफर, whenever it is an interstate transfer, recipient, whether it is registered or unregistered, does not matter, just the supplier needs to be registered. Recipient is registered or unregistered, does not matter, it will always be considered as distinct person. इन द सेम स्टेट जब भी ट्रांसफर किया जाता है ना, तभी देखा जाता है कि दोनों का अलग अलग रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर इधर रजिस्टर्ड है तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, बट अगर इधर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अलग से नहीं लिया है, देन इन दैट केस वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। बट अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर होता होगा, इंटर स्टेट के केस में सप्लायर के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इट डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ये रेगुलर बैच के अंदर, प्रैक्टिस बैच के अंदर बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पर आई थिंक फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव तुम लोगों को इतना याद रखना रखना तो इंपॉर्टेंट है और इतना तुम लोगों को याद हो जाएगा।
अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज़ सिंस इट इज़ अ रिविजन लेक्चर, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एकदम परफेक्ट है? ओके। उसके बाद समझो कि यूपी ऑफिस रजिस्टर्ड है, समझो। यूपी ऑफिस ने कुछ गोवा ऑफिस को खाने के लिए कुछ भेजा, कुछ खाने के लिए खाने का आइटम भेजा, और गोवा ऑफिस जो है ना वो दारू बेचता है। मतलब वो खुद कौन है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो क्या होगा सर? तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे क्या? अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने इंटरस्टेट ट्रांसफर किया टू सच पर्सन हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज़ हु इज सेलिंग अल्कोहल, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे क्या? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूं, इंटरस्टेट ट्रांसफर में रेसिपिएंट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या बेचता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, और उस पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। तो याद रखना, इसका समरी एकदम सिंपल है। समरी मतलब क्या? इफ इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांसफर, इंट्रा स्टेट के केस में अगर दोनों रजिस्टर्ड होंगे तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन। इंटर स्टेट के केस में फर्क ही नहीं पड़ता है, सप्लायर रजिस्टर्ड रखो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम। तो ये हम लोग ने 2 पॉइंट्स देखे, एनी ट्रांसफर, 3 कंडीशंस थी, 1 2 3 क्या था? देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसफर और डिस्पोज़ल, इट हैज़ टू बी परमानेंट इन नेचर, एंड आईटीसी शुड बी अवेल्ड ऑन दैट। The next point is any transaction between two related parties or two distinct persons without consideration will be considered as deemed sum. एकदम परफेक्ट है। The next point is importation which we have already seen. अरे देखा ना ऊपर, देखा ना ऊपर, देखा ना 7(1)(b) के अंदर मैंने बोला था राइट हैंड साइड का पार्ट है 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन वाला। दिस इज योर 7(1)(c). विदाउट कंसिडरेशन एक रिलेटेड पार्टी से लिया होगा सर्विस, और वो बिजनेस के लिए लिया होगा, तो वो क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल लग रहा है? ओके। ट्रांसफर हो गया, रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो गया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी हो गया। नाउ पी मतलब क्या? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नाउ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में एकदम सिंपल बात वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम लोगों को प्रिंसिपल ने एजेंट को जो भी सप्लाई किया, देयर आर 3 पार्टीज, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, और एक कस्टमर है, बराबर? अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को जो भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स किए होंगे और वो विदाउट कंसिडरेशन किए होंगे, विल इट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई? So this will be considered as deemed supply if the invoice on the customer is raised by the agent in his own name. अगर एजेंट ने खुद के नाम पे इनवॉइस रेज किया होगा कस्टमर पे, then in that case any transfer from principal to agent will be considered as deemed supply. बट अगर कस्टमर पे जो इनवॉइस रेज किया है वो प्रिंसिपल ने किया है डायरेक्टली, then in that case प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई किया जाएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, उस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। चलो ये 4 पॉइंट्स अपने हो गए। उसके अंदर ना डेल क्रेडी एजेंट का पॉइंट है जो हम लोग आगे करने वाले हैं, डोंट वरी। तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में 4 पॉइंट्स, टीआरआईपी, ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग ने जो ऊपर देखा था जाके टिक मारेंगे। 7(1)(a) देखा, दैट इज कंडीशंस। 7(1)(AA) देखा, दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। 7(1)(b) इज इंपोर्टेशन। 7(1)(c) read with schedule 1, it is talking about your deemed supply. Next point, very simple point, that is 7(1)(a) कैसे लिखा है देखो, 7 ब्रैकेट ओपन 1 कैपिटल A, read with schedule 2। इसके अंदर बोला है कि भाई देखो चलो सप्लाई तो हो गया, अभी बताओ कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। ओके, तो ये हम लोग शेड्यूल 2 के अंदर देखेंगे। इधर कह रहा है बाबा, हाँ इधर है देखो, 7(1)(a) read with schedule 2, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अरे भाई तूने टाइटल ऑफ गुड्स ही ट्रांसफर किया है तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। एनी ट्रांसफर फॉर अ टेम्पररी पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने मुझे बोला कि भैया आपका वॉच मिल सकता है क्या, वो गर्लफ्रेंड के साथ जरा डेट पे जाने का है। हे। मैंने बोला कितने बार, कितने टाइम में आएगा? तो तुम लोग ने बोला कि भैया वो कैसे हो जाएगा मेरा 10 मिनट, क्या बोल रहा हूँ, हो जाएगा मेरा 1 घंटे के अंदर। करेक्ट है। तो मैंने तुम लोगों को टेम्पररी पीरियड के लिए मेरा वॉच दिया फॉर 1 आवर, ठीक है, रिस्पेक्ट दिया 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के लिए मैं तुम लोगों को घड़ी दिया। तुम लोग घड़ी वापस लेके आने वाले हो, और उसके लिए मैंने बोला पैसा निकाल अभी, ₹10 निकाल, ₹10। तो मैं तुम लोग से ₹10 लिया वो घड़ी देने के लिए। Then in that case, even though I did not transfer the title to goods, but I gave you that goods for temporary period. Yes. So can I say this is like a renting service? Yes. So this is a service. Correct. लीज और टेनेंसी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना इमोबल प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी गुड्स नहीं हो सकते।
कभी भी गुड्स नहीं हो सकते, इट हैज टू बी इन रिलेशन टू सर्विस ओनली। सर्विसेज ऑफ जॉब वर्क, जॉब वर्क मतलब क्या, दूसरों के प्रोडक्ट पे मैं काम करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं, दूसरों के मटेरियल पे काम करके मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं और तुझे फाइनल प्रोडक्ट देता हूं। दिस इज अ सर्विस ऑफ अ जॉब वर्क, बराबर। पोस्ट लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी था, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन होने के बाद जो असेट्स थे वो असेट्स ट्रांसफर हो गए, तो अल्टीमेटली दोस असेट्स आर गुड्स ओनली, वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके। और एक चीज है जो इधर मैं एक्सप्लेन करके रखता हूँ, एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल हिंट ऑन द एग्जाम्पशन पार्ट। अगर मैंने लिक्विडेशन नहीं किया, समझ, मैंने पूरा का पूरा धंधा तुझे बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न, देन इन दैट केस जो भी धंधा बेच रहा है ना, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा वो सप्लाई, बिकॉज वो गोइंग कंसर्न करके बेच रहा है, बराबर। एंड द अदर पर्सन जो ट्रांसफर है, जिसको मिलने वाला है, ही इज गोइंग टू रन द शो, और वो बाद में जीएसटी पे करता जाएगा। और इसके वजह से गोइंग कंसर्न करके अगर धंधा बेचा होगा तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, राइट। सेल ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज इज जस्ट अ मेथड ऑफ पेमेंट भाई, अल्टीमेटली तो गुड्स ही है ना, करेक्ट, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, temporary transfer permitting use or enjoyment of any intellectual property right, it is supply of service। डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट, ये जस्ट एग्जांपल है। पीबी सर ने मुझे, अमित महाजन को 10 करोड़ रुपए दिया फॉर नॉट टीचिंग डीटी। उन्होंने बोला अमित प्लीज तू अभी डीटी पढ़ाना बंद कर, आई विल गिव यू 10 करोड़ रुपीज। मैंने बोला चलो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कि 10 करोड़ के अंदर सर आईजीटी का भी ऑफर है क्या, आईजीटी भी पढ़ाना बंद कर सकता हूँ मैं अगर 10 करोड़ रुपए मिल गया तो। उन्होंने बोला नहीं आईजीटी पढ़ाना पड़ेगा, बट जीटी तू छोड़ दे, ठीक है। सो नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट के दे दिया, तो नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट में ये भी सर्विस माना जाएगा और उसमें भी जीएसटी, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुम लोगों को लगता है मैं तो रिवीजन लेक्चर्स और ये सब लास्ट डे मैराथन 3 बजे तक ऐसे करता, मैं 10 करोड़ मेरे पास होता तो नहीं है, तो करना पड़ता है, छोटा आदमी हो भाई। तो ये सर्विस इधर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, रेस्टोरेंट सर्विस मतलब क्या, तुम लोगों को पाव भाजी बनाने का है, तुम लोगों ने क्या परचेस किया, आलू परचेस किया, आलू परचेस करके टक 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पाव भाजी कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें गुड्स भी यूज हुए और सर्विसेज भी है, तो इन दिस केस ये गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सीमेंट भी यूज होता है, ब्रिक्स भी यूज होते हैं, सब कुछ यूज होता है, और इसमें लेबर का भी सर्विस यूज होता है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। समझा, अंडरस्टैंडिंग। दिस इज योर सेक्शन नंबर 7(1)(a) रेड विथ शेड्यूल 2। क्या बोलेगा, रेड विथ शेड्यूल 2। तो 7(1)(a) हुआ, 7(1)(a) हुआ, 7(1)(b) हुआ, 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1 हुआ, 7(1)(a) रेड विथ शेड्यूल 2 हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं 7(2) रेड विथ शेड्यूल 3, विच इज योर नेगेटिव लिस्ट, करेक्ट। मतलब देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके अंदर वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ गए। ध्यान देना, एकदम सिंपल है। नंबर 1, अगर कोई भी एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सप्लाई दिया, अगर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, इफ द आंसर इज यस, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इस पे जीएसटी, मतलब वो सप्लाई माना जाएगा। वापस, एम्प्लॉई ने जो भी एम्प्लॉयर का सर्विस देता है वो सब कुछ, सब पे सब नेगेटिव लिस्ट में आएगा क्या, नहीं बाबा नहीं। अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया है तो ही वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा और सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट अगर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं दिया है वो सप्लाई माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि बीबी वर्चुअल्स इज द एम्प्लॉयर, ओके, एंड अमित महाजन इज द एम्प्लॉय, लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है। मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे सैलरी मिलता है समझ 15,000 रुपीज का पर ईयर। 15,000 रुपीज पर ईयर मुझे बीबी सर क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है। अभी मैं बीबी वर्चुअल्स को क्या सर्विस दे रहा हूं, मैं बीबी वर्चुअल्स को सर्विस दे रहा हूं, किसका, आईडीटी पढ़ाने का सर्विस दे रहा हूं। पर आईडीटी का बैच जैसे कंप्लीट होता है ना, बीबी सर मुझे क्या बोलते हैं, बीबी सर बोलते हैं कि भाई तेरा आईडीटी का बैच खत्म हो गया ना, अभी मेरा बैच चल रहा है, तो रोज 2 बार मुझे आके चाय देके जाएगा और 2 बार एक लंच एक डिनर देके जाएगा, मतलब एक बार लंच एक बार डिनर लेके जाएगा। मैंने बोला सर ये सब तो क्या बात हुई, मेरा तो आईडीटी के लिए बुलाया था। तो बीबी सर ने बोला तो क्या हुआ, तू एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा मेरे लिए, ऐसा ऐसा करेगा तू मेरे साथ। मैंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कर देंगे, अभी क्या आपने बोला तो, बट मैं थोड़ा सा जरा हरी पत्ती मिल गई तो अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं बीबी सर को बोलता हूँ, आप मुझे 15,000 रुपीज देते हो आईडीटी के लिए, मेरे लिए मतलब ये मोर देन इनफ है, 15,000 अ ईयर।
बराबर? बट अगर वो चाय-पानी देने के लिए अगर मुझे अगर थोड़ा चाय-पानी मिलता, तो इसकी वजह से बीवी ने बोला, "हाँ, ठीक है, ₹5000 एक्स्ट्रा, तुझे ₹5000 एक्स्ट्रा।" अभी इसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयी ने एम्प्लॉयर का सर्विस दिया, बराबर? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आईडीटी पढ़ाने का जो सप्लाई है ₹15,000 उस पे सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर? बट जो चाय-पानी मैंने दिया, वो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया क्या? नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट से आईडीटी पढ़ाने का एग्रीमेंट था। तो इसके लिए अगर चाय-पानी जो दिया होगा, देन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इसके वजह से इट विल बी कंसिडर्ड। समझ रहे हैं? उल्टा भी सेम, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयी को अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया होगा, तो नो जीएसटी, बट अगर उस पे अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं दिया होगा, इन दैट केस उस पे जीएसटी लग जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयी को गिफ्ट दिया अप टू 50,000 के वर्थ का, उस पे जीएस वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बट मोर देन 50,000 का दिया तो उस पे सप्लाई माना जाएगा। अभी क्या होता है कि डेली वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, विल बी ट्रीटेड एट पार विद एम्प्लॉइज। अभी उनका क्या होता है ना, डेली वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स के साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करे सर? इट्स ओके, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नहीं है तो भी हम लोग उसको एम्प्लॉइज जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठीक है? बाद में कॉम्पेंसेशन फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। अभी ये हम लोग बात मेरा और बीबीओचएस का नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है? एक एम्प्लॉयी है, एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर बोलता है, "क्या छपरी काम करता है रे? चल निकल।" तो मैंने बोला कि सर मतलब क्या ऐसे मतलब तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने बोला कि मैं इधर से हिलेगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, मैं इधर से हिलेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज़ 3 साल का बॉन्ड है। दोनों ने साइन किया है। दोनों ने साइन किया है। कोई भी 3 साल के बाद निकल नहीं सकता। अगर कंपनी को मुझे लात मार के बाहर निकालना होगा, देन इन दैट केस उनको मुझे प्रीमैच्योर टर्मिनेशन का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। मैं बोला उसका पहिला में हिलेगा ही नहीं रे! तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई ये एम्प्लॉयी नहीं रहा ना, अपना फ़ायदा ही होगा। इसके वजह से एम्प्लॉयर ने तुझे 50,000 रुपीज़ दे दिया कॉम्पेंसेशन। देन इन दैट केस उस पे जीएसटी याद रखना नहीं लगेगा, बिकॉज़ व्हेनेवर आई एम गेटिंग द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, आई एम स्टिल द एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी एंड दैट्स व्हाई उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखना। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ एनी सर्विसेज़ प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, उसके लिए हम लोग कोर्ट फीस पे करते हैं, उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। और याद रखना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, वो एक ट्रिब्यूनल माना जाएगा, जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट एफवाईआई, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग? तो पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट का बात किया, पॉइंट नंबर 2 में बात किया सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, पॉइंट नंबर 3 में बात किया सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एमपीज, एमएलएज और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एमपीज है, एमएलएज है और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब सेबी या आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, एग्जेम्प्ट फ्रॉम। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डायरेक्टर है या फिर चेयरमैन है, मतलब अगर एमसीए का कोई डायरेक्टर या चेयरमैन होगा, सेबी का कोई चेयरमैन होगा, इन दैट केस वो जो सप्लाई करते हैं ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को क्या इसके वजह से नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाए। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। फ्यूनरल ब्यूरियल मतलब क्या भाई? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ठीक है? हाँ, तो ये जो सर्विसेज होती है ना, उस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। थैंक यू बोलो गवर्नमेंट को, थैंक यू। उसके बाद आता है एक्शनेबल क्लेम्स, और एक्शनेबल क्लेम्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द जीएसटी। मतलब उन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, बट वो नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, बट ये चीजों पे जीएसटी लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। मतलब क्या? लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज। याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग इज द अमेंडमेंट फॉर यू। सो ऑनलाइन गेमिंग में हमेशा याद रखो कि ऑनलाइन गेमिंग पे हमेशा जीएसटी लगता है। उसके बाद आता है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में याद रखना, कभी भी लैंड जो होता है ना, वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा, बराबर है? लैंड जो है वो गुड्स के डेफिनेशन में कभी नहीं आएगा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो देखो, क्या लगता है लैंड गुड्स है क्या? नहीं, बिकॉज़ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लै सप्लाई ऑफ लैंड, अगर लैंड मैंने बेचा तो सर्विस है क्या? नहीं। तो इन दिस केस लैंड सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। तो किधर आ गया वो? नेगेटिव लिस्ट में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्डिंग। याद रखना, बिल्डिंग के केस में जीएसटी का इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर बिल्डिंग के केस में, अगर ये बिल्डिंग बन चुका है, मतलब ये बिल्डिंग बन चुका है और बनने के बाद वो कौन-सा फ्लैट सेल हो रहा है अगर, then in that case if the construction is completed,
एंड अगर ऐसा कंस्ट्रक्टेड फ्लैट तुम लोगों को बेचा जा रहा है, तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? लॉजिकल बात है, तू मुझे बता, फ्लैट है फ्लैट, इज दिस विल दिस फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स? नो. विल दिस फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? एक्चुअली यस, बिकॉज सर्विस के डेफिनेशन में बोला है एनीथिंग अदर देन गुड्स. तो भाई सर्विस के डेफिनेशन के अंदर तुम लोगों को लगता है फ्लैट आएगा, सर्विस नहीं. तो उनको नेगेटिव लिस्ट में ये चीज लाना पड़ा और उनको बताना पड़ा, भाई अगर कोई भी रेडी टू मूव फ्लैट होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है. और उस पे नेगेटिव लिस्ट लगेगा और नेगेटिव लिस्ट के हिसाब से इस पे क्या नहीं माना जाएगा, ये जिस पे सप्लाई नहीं माना जाएगा और सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसका ही मतलब उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. तो ये आता है रेडी टू मूव फ्लैट्स का पॉइंट. बट मैं और बात करता हूं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट? ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट मतलब जिसके अंदर ठक ठुक का काम चल रहा है, उसके अंदर बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है भाई. तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचा जा रहा है ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं है. बट कैन आई से दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? कंस्ट्रक्शन का सर्विस फॉर यू. यस. तो इसके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में हमेशा उस पे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पे हमेशा जीएसटी लग जाएगा. तो सर, हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के पहले अगर बेचा तो सर कंस्ट्रक्शन का डेट क्या मानेंगे कंप्लीशन का? नंबर वन, सीसी का डेट, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट, और ओसी का डेट, दैट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का डेट, विच एवर इज अर्लियर. सीसी का डेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का डेट, विच एवर इज अर्लियर. फ्रीज दिस डेट. इसके पहले अगर सप्लाई हुआ तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन मानेंगे. इसके बाद में सप्लाई हुआ तो वो रेडी टू मूव फ्लैट, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बेचा गया, ऐसे मानेंगे. जस्ट तुम लोग दिमाग लगा के बताओ, इधर अगर बेचा तो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये एरिया में बेचा, ये टाइम में बेचा, सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. इसके बाद में बेचा तो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटेड आफ्टर दिस डेट. आई होप यू आर क्लियर. अभी इसके अंदर ना बहुत मस्त पॉइंट है और तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों के राइट आंसर्स आए हैं क्या. समझो कि सीसी का डेट है 2624 एंड ओसी का डेट है 1724. ठीक है, तो सबसे पहले विच एवर इज अर्लियर देखो, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेट 2624. पेमेंट कभी किया? 7724 को, तो मतलब बाद में किया. तो फर्स्ट पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा. ओके, पॉज करके ना सबका आंसर निकालो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वेदर यू गॉट द राइट आंसर और नो. ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पॉज करो, पहले सॉल्व करो. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है बताओ. सेकंड पॉइंट में 6724 और 1724 विच एवर इज अर्लियर कम्स टू व्हाट? 6724. तो 6724 फ्रीज हो गया डेट. सॉरी, 1724 फ्रीज हो गया डेट. अभी 1724 के पहले पेमेंट हुआ है कि बाद में पेमेंट हुआ है? तो बाद में पेमेंट हुआ है. तो अगर बाद में पेमेंट हुआ होगा तो इस पे भी जीएसटी लगेगा क्या? इस पे भी जीएसटी नहीं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में पेमेंट हो. थर्ड देखो एक बार, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, तो ये इस पे, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज बिकॉज 1724 विच एवर इज अर्लियर इज 1724. पेमेंट भी वही डेट पे हुआ, मतलब कंप्लीशन होने के दिन पे हुआ, तो कंप्लीशन तो हो गया था ना, इसके लिए उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. अंडरस्टैंडिंग. एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑन 5724, अगर तुम्हारा समझ की सीसी मिला, 1724 को ओसी मिला, विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 1724. जो भी 1724 होगा, 1724 के पहले पेमेंट हुआ कि बाद में हुआ? अभी इधर क्या पॉइंट है, थोड़ा सा पेमेंट पहले हुआ, थोड़ा सा पेमेंट बाद में हुआ. मुझे पॉज करके बताओ कितने वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? मुझे पॉज करके बताओ कितने वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? Will it be on 20 lakhs? Will it be on 80 lakhs? Or will it be on 1 crore? The answer is entirely on 1 crore. Because तुम लोग ने 2624 को सिर्फ 20 लाख के प्रपोर्शन का असेट से बुक नहीं किया था. मतलब जो फ्लैट सिर्फ 20 लाख के पोर्शन का ही बुक कर रहा हो, ऐसा नहीं है. 20 लाख देके पूरा फ्लैट तुम लोगों का कंस्ट्रक्शन का सर्विस में तुझे दे रहा हूं, पूरे फ्लैट का. और इसके वजह से पूरे के पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगेगा. ये चीज याद रखना. ये आज नहीं तो कल तुम लोगों को प्रैक्टिकली यूज होने वाला है. तुम लोग आगे जाके जब घर परचेस करोगे तभी यू दिस विल बी हेल्पफुल फॉर, राइट. फटाफट देखते हैं. होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी. सेम चीज है भाई, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के केस में वैसे भी जीएसटी नहीं लगता है. नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस. याद रखना, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड सुमित.
सुमित ने क्या किया, सुमित ने कुछ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, बराबर? उसके लिए कवर था 1 करोड़ का और प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपया। जो भी प्रीमियम पे किया उस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है? अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है? इंश्योरेंस कंपनी बोलता है, देख, मैं पूरा का पूरा खुद पे लायबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा-सा लायबिलिटी जो है ना, वो 30% लायबिलिटी किसको दूँगा? एक दूसरे को इंश्योरेंस कंपनी को दूँगा। सुमित को ये चीज़ बोली जाती है एग्रीमेंट के अंदर। सुमित को बोला जाता है कि को-इंश्योरेंस होने वाला है दूसरे के साथ, बट तुझे पहला पेमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी को ही करना है, बराबर? तो तुझे डील इससे ही करना है, पर जो रिस्क है, रिस्क इज़ गोइंग टू गेट शेयर्ड बिटवीन 2 कंपनीज़। एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक को-इंश्योरेंस कंपनी। एकदम बराबर? तो सबसे पहले सुमित ने क्या किया, 1 लाख रुपए प्रीमियम का पे किया। उस पे जीएसटी लगा? लगा। अभी इंश्योरेंस कंपनी का क्या पूरा 1 लाख रुपए नहीं, 30,000 रुपीज़ मतलब 30% रिस्क जो है, वो 30% रिस्क उसने शेयर किया है को-इंश्योरेंस कंपनी को। तो कहने से री-इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख में से 30,000 रुपीज़ तो देना पड़ेगा री-इंश्योरेंस कंपनी मतलब को-इंश्योरेंस कंपनी को। तो क्वेश्चन इज़, ये जो प्रीमियम पे होगा, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज़ दिस प्रीमियम वो जो पे हो रहा है 30,000 रुपीज़, कैन आई से इट इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस 1 लाख ओनली, और ये 1 लाख पे ऑलरेडी जीएसटी लग गया है। इसके वजह से ये अगेन 30,000 रुपीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? परफेक्ट। अब ये बात करता हूँ आगे री-इंश्योरेंस का। नाउ क्या होता है मालूम है? सॉरी, इधर एक इंश्योरेंस कंपनी है, इधर एक सुमित है। सुमित ने कुछ कवर लिया, 1 करोड़ का पॉलिसी लिया बेसिकली, जिसके लिए प्रीमियम पे किया 1 लाख का। उस पे जीएसटी लगता है, चलो लग गया, जीएसटी लग गया, ठीक है। अभी ये एकदम फट्टू आदमी है, ये एकदम फट्टू आदमी है। ये बोलता है कि भाई मुझे ऊपर तो 70% तो खुद रख रहा था, अभी क्या बोल रहा है पूरा का पूरा मुझे रिस्क लेना ही नहीं है भाई। इसके लिए वो पूरा का पूरा री-इंश्योरेंस करवाता है, 100% री-इंश्योरेंस। उसको बोलते हैं री-इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कहने से ये प्रीमियम 1 लाख का लेगा, 1 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अभी यही 1 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी री-इंश्योरेंस कंपनी को देगा, बराबर? तो यू विल से कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है बीच में? तो इंश्योरेंस कंपनी री-इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा, भाई देख, मैं तेरे लिए धंधा लेके आया ना, मैं तेरे लिए धंधा लेके आया ना, तो मुझे इन रिटर्न मुझे कुछ तो कमीशन चाहिए। और इसके वजह से री-इंश्योरेंस कंपनी सीडिंग कमीशन पे करता है। क्या कमीशन? सीडिंग कमीशन। ये जो सीडिंग कमीशन पे होता है ना, उस पे जीएसटी लगता है क्या? तो उन्होंने बोला भाई उस पे जीएसटी नहीं लगता है। नो जीएसटी ऑन प्रीमियम आल्सो एंड नो जीएसटी ऑन सीडिंग कमीशन आल्सो। तो प्रैक्टिकली जब भी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पे करता है, प्रीमियम पे करते-करते वो सीडिंग कमीशन रिड्यूस करके पेमेंट प्रैक्टिकली। बात में दम है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो दिस इज़ योर सेक्शन नंबर 71 सी, सॉरी 772 रेड विथ शेड्यूल 3। सबसे पहले देखा 71 ए, बाद में देखा 71 डबल ए, देन वी सॉ 71 बी, बाद में देखा 71 सी रेड विथ शेड्यूल 1 व्हिच इज डीम्ड सप्लाई टीआरआईपी। 71 ए रेड विथ शेड्यूल 2 इज टॉकिंग अबाउट गुड्स ए की सर्विस है, और अभी बात की हम लोग ने कि ये अगर ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। सेक्शन नंबर 8 फटाफट देखते हैं, व्हिच इज मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। आई नो यू नो दिस पार्ट, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के अंदर बोला है, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज तुम लोगों को लिखना है। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई मतलब मैंने फोन के साथ साथ तुम लोगों को वारंटी भी दे दिया। दिस इज योर कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में लिखा है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर विच आर नेचुरली बंडल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट, एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। सो ये जो भी सप्लाई वारंटी का दिया जाएगा, तो वारंटी का सप्लाई जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं, वो फोन जैसा ही ट्रीट होगा, राइट? सो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। टैक्स रेट कौन सा लगेगा? रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई विल बी परफेक्ट है, एकदम सही है। मिक्स सप्लाई मतलब क्या? मिक्स सप्लाई मतलब से फॉर एग्जांपल ये पेन है और एक ये क्या है, माउस है। ये दोनों का इस मैंने बंडल कर दिया और तुम लोगों को बोल दिया कि भाई इसका प्राइस 5,000 रुपए है, ठीक है? तो कहने से दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, सेल ऑफ दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल ऑफ पेन। और ऊपर ऐसा था, वारंटी में खुद जाके खरीद नहीं सकता हूं, वारंटी खरीदने के लिए फोन खरीदना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से नेचुरली बंडल्ड। ये और ये इंडिपेंडेंटली सेल हो सकता है, बट स्टिल मैंने इसको बंडल किया है, तो इस ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, दीज आर आर्टिफिशियली बंडल्ड, याद रखना, ठीक है? सो अगर टू और मोर सप्लाईज आर मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, where such supply does not constitute a composite supply.
वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और वो नेचुरली बंडल्ड भी सप्लाईज नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा क्या? एक नंबर। अभी इसका रेट क्या लगेगा सर? रेट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट रेट। रेट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट रेट। दोनों का जो रेट, जिसका हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा। सो सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस विच अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टाइम। परफेक्ट है। चलो ठीक है, याद रखना कभी भी ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, एसी है, वारंटी है। चलो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा बिकॉज वारंटी इज डिपेंडेंट ऑन एसी। मान लिया। ये क्या माना जाएगा? इनवॉइस के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है एंड टोटल इज 1000 रुपीज। मिक्स सप्लाई माना जाएगा? नहीं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मिक्स सप्लाई बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज चार्ज हुए इसमें। मिक्स सप्लाई कभी माना जाता है मालूम है? ये सब चीजों के लिए मैं सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा हूं, तभी वो मिक्स सप्लाई माना जाता है। इन दिस केस इंडिपेंडेंट वैल्यूज when there are charged, then in that case it is not mixed supply, not composite supply. It will be considered as independent supplies of each product और सब पे इंडिपेंडेंट रेट लग जाएगा। So mixed supply कह रहे there has to be a single price, please remember this part. उसके बाद आते हैं रेलेवेंट सर्कुलर्स पे। सर्कुलर्स के अंदर हम लोग ने देखते हैं हम लोग कि लाइसेंस ऑफ अल्कोहलिक लिकर। कभी भी याद रखो, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दे सकता है। रवि शास्त्री जो है वो रवि शास्त्री ने फीस पे की है बिकॉज उन्होंने लाइसेंस मतलब लाइसेंस लिया धंधा चालू करने के। जो भी फीस पे की है उस पर जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज नो बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस होगा ना तो उस पर हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे, बट दूसरा कौन सा लाइसेंस होगा तो जीएसटी लगाएंगे। सो एनी अदर लाइसेंस जीएसटी लग जाएगा। परफेक्ट। बाद में आता है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंसेस। इसका मतलब आई हैव वन ऑफिस इन महाराष्ट्र, आई हैव वन ऑफिस इन कर्नाटका, बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन। कैन आई से दैट दीज आर डिस्टिंक्ट पर्सन? यस। अगर मैंने कुछ गुड्स भेजे, बेचे नहीं, भेजे फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो गुड्स के ऊपर तो जीएसटी लग जाएगा, दैट वी अंडरस्टूड। बट वो कन्वेयंस मतलब ट्रक के वैल्यू पे भी जीएसटी लगेगा क्या? अरे भाई ट्रक जाने वाला है, अनलोड करके ट्रक वापस आने वाला है। बिकॉज डेफिनेशन देखा तो गुड्स है, गुड्स मतलब एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी तो ट्रक भी आ गया वैसे देखा तो कोई बच्चा भी बताएगा भाई कि ट्रक्स पे जीएसटी नहीं लगाएगा, लगेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स के अंदर के जो गुड्स होंगे ना सिर्फ उस पे जीएसटी लगेगा। सो ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी मत लगाओ, बट गुड्स इनसाइड द ट्रक पे जीएसटी लगाओ। जी ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़े ट्रक के अंदर ये छोटे छोटे ट्रक्स ही गुड्स है, तो ये जो छोटे ट्रक्स गुड्स है ना उस पे जीएसटी लग जाएगा, पर वो बड़ा सा जो कन्वेंस लेके जा रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा पार्ट, एक महाराष्ट्र ऑफिस से कर्नाटक ऑफिस में कुछ अगर ट्रक सर्विसिंग के लिए जा रहा है, तो ट्रक भले जा रहा है तो सर्विसिंग के वैल्यू पे जीएसटी ले लो, पर ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी मत लेना। बराबर। अगर कौन सा भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एग्जाम्पल, उस पर अगर जीएसटी मतलब वैल्यू चार्ज हो रहा है, तो बस के वैल्यू पे जीएसटी मत लगाओ, बट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे डेफिनेटली तुम लोग कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लगा सकते। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? एक नंबर। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स। फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स भेज दिए, टूल्स भेज दिए, या फिर क्रेन भेज दिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इस पे भी उन्होंने बोला कि जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर। ओके। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ नेम्स एंड प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस। Display of names, placing of nameplates in the premises of charitable organizations, hospitals and institutions. इसका मतलब क्या? मैं अगर कौन से इंस्टीट्यूशन को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ, हॉस्पिटल हो या फिर वो इंस्टीट्यूशन हो या फिर टेम्पल हो, किधर भी मैं कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ और उन्होंने अगर मेरा नाम लिख दिया ऊपर नेम प्लेट में, विल इट बी कंसिडर्ड एज एडवर्टीजमेंट? तो देखा जाएगा कि वॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट में, वॉज दिस अ कंडीशन ऑफ अमित महाजन, कि अमित महाजन जब भी दे रहा है वो पैसा, वॉज देयर एनी कंडीशन कि वो पैसा दे रहा हूं, मेरा नाम लिखा तो ही पैसा दूंगा, मेरा नाम नहीं लिखा तो पैसा नहीं दूंगा? अगर ऐसा कुछ क्विड प्रो क्यों होगा, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज एडवर्टाइजमेंट सर्विस। बट अगर मैंने सिर्फ पैसा दिया था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मेरा नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंथ्रोपी, उन्होंने क्या लिख किया? मेरा नाम लिख दिया। मेरा कंडीशन था नहीं था, उन्होंने खुद से लिखा, अच्छा लगा उनको इसके लिए।
एंड दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट? तो ये एग्जाम के अंदर कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं, वो 5 पॉइंटर्स मैंने तुम लोगों के इधर लिख के दिया है। सो मैं बता रहा हूँ ना, इतना करके जाओ, मैं जितना लिख के दिया है, जस्ट डू दिस एंड गो फॉर द एग्जाम। सिंपल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज सब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एंड जस्ट डू द क्वेश्चंस, यू विल बी सॉर्टेड। मजा आएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्ट वर्क विच इज सेंट बाय द आर्टिस्ट टू द गैलरीज। आर्ट वर्क अगर मैंने गैलरीज को भेजा होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं भाई? अगर गैलरीज को भेजे वो थोड़ी सप्लाई है। गैलरीज से अगर आगे सेल हुआ फर्दर, इफ सोल्ड फर्दर, वो सप्लाई माना जाए। बट इफ इट इज नॉट सोल्ड फर्दर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर्स रिगार्डिंग कंपोजिट सप्लाई। गुड पॉइंट्स, ध्यान देना। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड पैम्फलेट्स, मतलब तुम लोग ने मुझे कंटेंट दिया, मैं एक स्टेशनरी शॉप हूं, तुम लोग ने मुझे कंटेंट दिया प्रिंट करने के लिए, मैंने मेरे पेपर यूज किए और वो पेपर्स पे प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंटिंग किया, और मैंने वो पेपर्स अल्टीमेटली बुक बना के तुम लोगों को दे दिया। तो मैं तुम लोगों को प्रिंटिंग सर्विस दे रहा हूं या फिर सेल ऑफ पेपर, सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा हूं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है? देखो, वो सिर्फ पेपर बेचता है ना, ब्लैंक पेपर, तो उसका कुछ वर्थ नहीं होता। वर्थ क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज तुम्हारा कंटेंट में प्रिंट किया है इसके लिए। सो जो पेपर का वर्थ एक पेज का 1 रुपया है, वो कंटेंट प्रिंट करने के बाद एक पेज का वर्थ कैन बी 1000, और इसकी वजह से दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंटिंग सर्विस एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? सो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड पैम्फलेट्स सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग एनवलोप्स और कार्टन्स। अभी एनवलप मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम लोग ने मुझे लोगो दिया और मैं लोगो प्रिंट करने के लिए बोला। अभी लोगो प्रिंट होता या नहीं होता, एनवलप का यूज उतना ही रहता, एनवलप का वर्थ उतना ही रहता, बराबर? तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज प्रिंटिंग आने के बाद उसका वर्थ चेंज नहीं हो रहा है, राइट? बाद में आता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या है कि टायर है, टायर का जो ऊपर का लेयर है खराब होता है थोड़े टाइम के बाद, तो उसके ऊपर ना पूरा एक में लेयर चढ़ाता हूँ रबर का। तो जो भी मैं रबर का लेयर चढ़ाता हूँ ना, उसपे जीएसटी लगेगा, सॉरी, उसपे जीएसटी लगेगा, और उसको बोला जाएगा रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ये जो भी रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, भले मैं रबर भी दे रहा हूँ और सर्विस भी दे रहा हूँ, पर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये इसके लिए उन्होंने सर्कुलर निकाला। बट ऑन द अदर हैंड, यू केम टू मी एंड सेड कि अमित भैया, आपके पास वो रीट्रेडेड टायर्स है क्या? मतलब मैं बोला, आपको रीट्रेडिंग करके चाहिए या नया टायर चाहिए? तो तुम लोग ने बोला रीट्रेडेड टायर्स, मतलब ऐसा टायर जिसपे रीट्रेडिंग किया हुआ है। मैंने बोला अच्छा ओके, तो मैं ऐसा-ऐसा लेके आया टायर और टायर बेच दिया मैंने उसको। दिस इज रीट्रेडेड टायर्स, दिस इज सप्लाई ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग? ओके। बाद में आता है सिनेमा हॉल के अंदर हम लोग जो टिकट के साथ-साथ खाना परचेज़ करते हैं ना, तो उसका क्या होगा? अगर खाना टिकट के साथ-साथ परचेज़ किया बुक माय शो पे, देन इन दैट केस वो खाने को अलग से ट्रीट मत करो, दैट फूड विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक द प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज टिकट, मूवी टिकट। सो मूवी टिकट के साथ-साथ खाना ऑर्डर किया और खाना परचेज़ किया, बुक किया, देन इन दैट केस दैट फूड विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक मूवी टिकट, और मूवी टिकट का जो रेट लगेगा, वो खाने पे भी लग जाएगा। सो इफ फूड इज बुक्ड अलोंग विथ मूवी टिकट, इट विल बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट सप्लाई, बराबर? तो टैक्स रेट ऑफ टिकट विल बी एप्लीकेबल। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके। बट अगर ऐसा हुआ कि टिकट अलग से मैंने बाय किया, मैंने बुक माय शो से सिर्फ टिकट बुक किया, और उधर जाने के बाद भूख लगी है, तो इसके लिए मैंने उधर जाके ऑन द काउंटर खाना परचेज़ किया। तो वो कंपोजिट सप्लाई तो नहीं माने जाएँगे, बिकॉज़ एक साथ तो लिए नहीं थे। तो जो भी खाना परचेज़ किया ना, वो रेस्टोरेंट सर्विस जैसे ट्रीट किया जाएगा, और रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% जीएसटी लगता है, तो 5% जीएसटी खाने पे लगेगा, और जो भी टिकट का रेट होगा, वो टिकट पे लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है एकदम ये। सही है। अरे! 1 मिनट ना, क्या हुआ भाई? ध्यान देना, टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स एकदम सिंपल है। ओनर ने क्या किया, ओनर ने अपना टेनेंसी राइट जो है, वो एक हर्ष करके एक टेनेंट है, उसको दे दिया। अभी वो क्या करता है, टेनेंसी प्रीमियम पे करता है। ये जो टेनेंसी प्रीमियम जो रेंट भरा, उस पे जीएसटी लग जाएगा। अभी हर्ष के पास टेनेंसी राइट है। हर्ष ने वही टेनेंसी राइट पीयूष करके एक पर्सन है, उसको ट्रांसफर किया। नाउ पीयूष ने उसका टेनेंसी प्रीमियम हर्ष को दिया, उस पे भी जीएसटी, बेसिकली टेनेंसी राइट पे जीएसटी लग जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन्स और वाटर पाइपलाइन।
मतलब क्या, मैं तुम लोगों को लैंड बेचा और लैंड के साथ-साथ लेवलिंग ऑफ लैंड का भी सर्विस दिया। मतलब प्रॉपर ऐसे ऊपर-नीचे था। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर मस्त मस्का जैसा लेवल करके दिया। सो लैंड बेचने का 2 करोड़, लेवलिंग का 1 करोड़, सॉरी 1 लाख। देन इन दैट केस ये लेवलिंग का कैसे ट्रीटमेंट होगा? जस्ट लाइक लैंड, जस्ट लाइक लैंड। लैंड पे अगर जो भी जीएसटी लगता है वो लेवलिंग पे लग जाएगा। बट आइडियली लैंड पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। इसकी वजह से लेवलिंग पे भी जीएसटी, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है? ओके। याद रखना, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे। बट देयर आर 3 लिक्विडेटेड डैमेजेस जिस पे जीएसटी हमेशा लगेगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर चेक डिसऑनर हुआ और बाउंस हुआ, तो बैंक तुम लोग से कुछ पैसा चार्ज करता है, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है, बराबर? अगर पेमेंट किया ऑफ पेनल्टी व्हिच इज इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉज, लॉ वायलेट करने की वजह से तुम लोग ने पेमेंट किया पेनल्टी का, तो पेनल्टी जो है ना, ये कंसिडरेशन नहीं है, ये कॉम्पेंसेशन है, और इसके लिए उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट? पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट बाय द एम्प्लॉई इन द इवेंट एम्प्लॉई लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर अग्रीड मिनिमम अग्रीड पीरियड। ऊपर क्या था, वो प्री मच्योर टर्मिनेशन था, जिधर एम्प्लॉयर तुझे लत मार के बाहर निकाल रहा है। इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या बोला उन्होंने, एम्प्लॉई जो है ना, ये एम्प्लॉई 3 साल के पहले खुद जा रहा है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भाई पैसा निकाल, 3 साल का बॉन्ड किया तूने, तो तू क्या करेगा, तू तीन, सिंस यू आर लीविंग बिफोर, इसके वजह से यू विल मेक अ पेमेंट टू द एम्प्लॉयर। जो भी पेमेंट किया जाएगा उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर? इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग ने यूज किया कि नहीं किया, तुम लोगों को मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ही, तो जीएसटी लगेगा क्या? अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी पे ही जीएसटी नहीं लगता है, तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जीएसटी क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। परफेक्ट एकदम। ओके। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैंसलेशन चार्जेस, देखो एकदम सिंपल है, कि समझो कि कैंसलेशन चार्जेस क्या होता है, अगर मैंने बोला कि यार क्या है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ना यार, हम लोग जाते हैं गोवा, मस्त मजे करेंगे, तो हम लोग ने गोवा का टिकट बुक किया, पर गोवा का प्लान है, कैंसिल तो होना ही है, सब दोस्तों ने टांग दिया, कोई आया ही नहीं गोवा, और मैंने तो टिकट बुक करके रखा है, तो टिकट मैंने कैंसिल किया, तो मुझे कैंसलेशन चार्ज लगा, तो कैंसलेशन चार्ज पे जीएसटी कितना लगेगा? जो कैंसिल किया है तूने, क्या कैंसिल किया? फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट पे जो जीएसटी लगता है, वो सेम जीएसटी तेरे कैंसलेशन चार्ज पे भी लग जाएगा। अगर होटल बुकिंग कैंसिल किया होगा, तो होटल बुकिंग पे जो जीएसटी लगता है, वो सेम कैंसलेशन चार्ज ऑफ होटल बुकिंग पे भी जीएसटी लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम है। बाद में देखते हैं डेल क्रेडिट एजेंट, छोटा सा पॉइंट बाकी है, उसके बाद ना मुझे एक वाउचर्स का भी पॉइंट है, वो कवर करना है, जो थोड़ा सा अलग है और अच्छा है। अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स अच्छे से करेंगे। डेल क्रेडिट एजेंट मतलब क्या होता है? डेल क्रेडिट एजेंट मतलब देयर इज वन प्रिंसिपल, देयर इज वन एजेंट, देयर इज वन कस्टमर। ठीक है? ये प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई किया, तो वो सप्लाई होगा कि नहीं? फिर ट्रांसफर किया, तो वो सप्लाई होगा क्या? ये हम लोग ने अभी तक देखा हुआ था कि इफ द इनवॉइस ऑन द कस्टमर is raised by the agent in his own name, then in that case principal to agent will be considered as supply, बराबर? अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज करता है ना, तो वो एजेंट को बोला जाता है स्केड्यूल 1 एजेंट। क्या बोला जाता है? स्केड्यूल 1 एजेंट, जो खुद के नाम पे कर रहा है। राइट? अंडरस्टैंडिंग? ओके। डेल क्रेडिट एजेंट मतलब क्या होता है? डेल क्रेडिट एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो कस्टमर के नॉन पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब इफ कस्टमर डज नॉट मेक अ पेमेंट, then in that case agent takes the responsibility to make the payment to the principal. अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? दिस इज योर डेल क्रेडिट एजेंट। अगर कस्टमर छपरी निकला, तो एजेंट जो है वो एजेंट प्रिंसिपल को पेमेंट करेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इधर तक क्लियर सर। अभी समझो एक एग्जांपल लेते हैं, जिधर प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर तो किया, एजेंट ने कस्टमर को ट्रांसफर तो किया, अभी कस्टमर ने पेमेंट करने के लिए मना कर दिया या फिर नहीं किया। किसको पेमेंट करना पड़ेगा? एजेंट को पेमेंट करना पड़ेगा टू प्रिंसिपल। एजेंट कर भी देगा, बट आफ्टर ही मेक्स द पेमेंट टू द प्रिंसिपल, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एजेंट कस्टमर को छोड़ देगा क्या? हाँ ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। नहीं भाई, एजेंट कस्टमर से रिकवर करेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। रिकवर तो करेगा वैल्यू अलोंग विथ इंटरेस्ट। अंडरस्टैंडिंग? ओके। सो ये जो एजेंट ने प्रिंसिपल को पैसा दिया ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म लोन विच इज गिवन बाय द एजेंट टू द कस्टमर। देखो, डीसीए इज एन एजेंट हु गारंटीज द पेमेंट टू द प्रिंसिपल in case of failure of payment by the customer. If customer fails to make the payment, it will be considered that the short term loan has been given to the customer by the Del Credit agent.
अभी डेल क्रेडिट एजेंट जो है ना क्या करेगा, विल आल्सो कलेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर। पूरे पॉइंट में, सप्लाई के पॉइंट में किधर पॉइंट आता है ये सप्लाई का, मतलब जीएसटी का? क्वेश्चन इज वेदर इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द एजेंट और नो। अगर ये क्वेश्चन यही है कि जो इंटरेस्ट रिकवर किया जा रहा है कस्टमर से, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कवर होगा कि नहीं एजेंट के, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिचुएशन वन का बात करते हैं, जिधर एजेंट इज शेड्यूल वन एजेंट। इफ एजेंट इज शेड्यूल वन एजेंट, देन इन दैट केस जो भी प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, कैन आई से दिस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई? व्हाई? बिकॉज एजेंट इज शेड्यूल वन एजेंट। इसका मतलब एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट हिमसेल्फ, देन दिस सप्लाई इज अ डीम्ड सप्लाई। ठीक है। नाउ कस्टमर जो वैल्यू पे करेगा, वो वैल्यू किसको पे करे, किसके नाम पे हो रहा है? एजेंट के नाम पे। इंटरेस्ट किसके नाम पे हो रहा है? एजेंट के नाम पे। तो ये जो इंटरेस्ट है, कैन आई जस्ट ऐड दिस इंटरेस्ट इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? डेफिनेटली यस, बिकॉज वैल्यू भी एजेंट के नाम पे ही पे हो रहा है, बिकॉज इनवॉइस एजेंट के नाम पे है। सो वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट प्लीज ऐड करो इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्पोजिट सप्लाई। बट सिचुएशन टू लेते हैं। सिचुएशन टू में एजेंट इज नॉट शेड्यूल ऑन एजेंट, मतलब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस नहीं रेज कर रहा है कस्टमर को, मतलब इनवॉइस रेज करने वाला प्रिंसिपल है। ओके, प्रिंसिपल टू एजेंट नो डीम्ड सप्लाई, ये तो मालूम है अपने को। नाउ जो प्रिंसिपल, जो वैल्यू पे होगा वो किसके नाम पे होगा? जो वैल्यू पे होगा वो एजेंट के नाम पे होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज एजेंट ने इनवॉइस रेज ही नहीं किया। तो वैल्यू पे होगा वो प्रिंसिपल के नाम पे होगा। भले तो एजेंट को दे रहा है और एजेंट बाद में प्रिंसिपल को देगा, बट किसके नाम पे हो रहा है वैल्यू? वैल्यू पे हो रहा है प्रिंसिपल के नाम। इंटरेस्ट तुम किसको दे रहे हो? एजेंट को दे रहे हो। तो वैसे देखा तो वैल्यू इज गेटिंग पेड टू द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज गेटिंग पेड टू द एजेंट। एंड इसके वजह से इफ इट इज ही इज नॉट अ शेड्यूल वन एजेंट, देन इन दैट केस इंटरेस्ट एंड वैल्यू दोनों अलग अलग लोगों को पे हो रहा है। यू कांट ऐड एजेंट्स इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल्स वैल्यू ऑफ सब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? तो इसका कंक्लूजन ये है कि इफ इट ही इज अ शेड्यूल वन एजेंट, ऐड इंटरेस्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज वैल्यू एंड इंटरेस्ट दोनों एक जन को पे होता है। बट अगर ये शेड्यूल वन एजेंट नहीं है, तो वैल्यू पहला पे प्रिंसिपल को होता है और जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट एजेंट को होता है। इसके लिए प्लीज डू नॉट ऐड इंटरेस्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। आर यू क्लियर विद इट? परफेक्ट एकदम। एक लास्ट पॉइंट, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है। फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, याद है तुम लोगों को? एक सेक्शन नंबर 51 करके सेक्शन है, सेक्शन नंबर 51 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर बोला है कि चलो अग्रीमेंट किया टू सेल द इमोबल प्रॉपर्टी। सेल वैल्यू कितना था? 10 करोड़, जो 12 दिन के बाद सेल होने वाला था। तो बायर ने क्या किया, उसका एडवांस देके रखा कि आप बोला कि ये लो एडवांस 1 करोड़ रुपए का, और बाकी का 9 करोड़ जो है जब भी मैं पोजेशन लूंगा तब भी दे दूंगा। मीत क्या बोलता है मालूम है? मीत बोलता है देख भाई, मैं 1 करोड़ रुपए आज ले रहा हूं, बट आगे जाके अगर तूने मुझे बाकी का पेमेंट नहीं किया, मतलब अगर तूने अग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, देन इन दैट केस ये जो 1 करोड़ है ना, वो 1 करोड़ भूल जा, मतलब मैं 1 करोड़ क्या करूंगा, फोरफीट कर दूंगा। और ये जो फोरफीचर होता है, ये फोरफीचर समझो उसने किया भी फोरफीचर, विल इट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई और उस पर जीएसटी लगेगा क्या? फोरफीचर किया उसका। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये जो भी एडवांस पे हो रहा है, जो भी फोरफीचर हुआ है, इट इज मियर फ्लो ऑफ मनी, इन रिटर्न देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर एनीबडी, राइट? तो इसके लिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज इट इज मियर फ्लो ऑफ मनी बाय द बायर टू द सेलर। करेक्ट। नो क्लेम बोनस का बात करते हैं। एक पर्सन है कॉल्ड तीर्थ एंड देयर इज वन इंश्योरेंस कंपनी, उसने गाड़ी का इंश्योरेंस पे किया। तीर्थ ने प्रीमियम पे किया टू इंश्योरेंस कंपनी, बराबर, और उस पर जीएसटी लगा दिया। ईयर नंबर वन में प्रीमियम कितना था? 10,000 रुपीज, ठीक है। ईयर नंबर वन में वो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, देन इन दैट केस ईयर नंबर वन में अगर गाड़ी को उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो कंपनी सबसे खुश होती है। और कंपनी क्या बोलती है मालूम है? कंपनी बोलती है वाह क्या बात है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना, इन ईयर नंबर टू आई एम गिविंग यू नो क्लेम बोनस ऑफ 1,000 रुपीज, विच मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे 10,000 इन द नेक्स्ट ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 9,000 इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो 1,000 रुपीज जो नो क्लेम बोनस दिया, उस पर जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। आर यू क्लियर विद इट? एकदम नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है।
लास्ट 2 पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब न्यू पॉइंट है रिलेटिवली, दिस इज वाउचर। ये वाउचर का पॉइंट अगर तुम लोग ने कभी पढ़ा होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई करके चैप्टर है, तुम लोग ने उधर कभी तो पढ़ा होगा ये वाउचर करके, पर वो पूरा का पूरा भी डिलीट हो चुका है। वो डिलीट हो चुका है पूरा। इधर ध्यान देना वाउचर में क्या होता है। देखो, वाउचर जो होता है ना, वाउचर क्या होता है, लाइफस्टाइल का वाउचर है, समझ, बराबर। तुम लोग ने 10,000 रुपए लाइफस्टाइल को दिया और 10,000 का वाउचर लिया। ये सप्लाई हो गया क्या? नहीं भाई, अभी तो सिर्फ वाउचर लिया मैंने, बराबर। तो वाउचर जो होता है ना, दिस वाउचर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द सप्लायर टू एक्सेप्ट इट एज अ कंसिडरेशन। मतलब मैं जब भी वाउचर रिडीम करने जाऊंगा, तभी सप्लायर को वाउचर एज अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको उसके गुड्स देने पड़ेंगे, बराबर। वाउचर जो होता है ना, वो एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी सर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पे जीएसटी लगता है क्या? इधर देखो, कुछ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और कुछ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, बराबर। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज स्पीड स्लो करो अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है, वो मनी के डेफिनेशन में फॉल होते हैं। वापस बोल रहा हूं, जो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है, वो मनी के डेफिनेशन में फॉल होते हैं, बराबर है। तो अगर वो मनी के डेफिनेशन में फॉल होते हैं, तो मनी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ऑल्सो एंड सर्विस ऑल्सो। तो मनी के डेफिनेशन में जो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉल होते हैं जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड है, उस पे जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा, बिकॉज़ वो मनी ही, मतलब वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं, बराबर। बट सर व्हाट अबाउट दोज़ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है? जो भी आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो मनी के डेफिनेशन पे तो नहीं आएंगे, तो वो किधर आता है? एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में आता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्शनेबल क्लेम इज आल्सो देयर इन द नेगेटिव लिस्ट, राइट? मतलब कोई भी हो, मतलब वाउचर के केस में क्यों जीएसटी नहीं लगता है? बिकॉज़ आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इट विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, और मनी इज आउट ऑफ जीएसटी। अगर वो आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, देन वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स मनी के डेफिनेशन में तो नहीं आएंगे, पर एक्शनेबल क्लेम में आ सकते हैं। अगर वो एक्शनेबल क्लेम में आते हैं, देन इन दैट केस वो नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, तो उस पे वापस जीएसटी नहीं लगता है। तो इसके वजह से वाउचर पे कभी भी जीएसटी नहीं लगे। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। जरूरत नहीं था इतना डिटेल में जाने का, बट आई थॉट जाता हूं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस इन वाउचर जो होता है ना, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, नो जीएसटी। व्हाई? बिकॉज गुड्स भी नहीं, सर्विस भी नहीं। बट जब भी उसका वाउचर का रिडम्पशन होगा, जब भी गुड्स सेल किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे, तभी सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड वाउचर्स आर यूज्ड एज अ कंसिडरेशन, तभी जीएसटी लग जाए। सिर्फ वाउचर लेने पे जीएसटी नहीं लगे। ओके, इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 में क्या होता है? मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2, सॉरी, हाँ, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2 याद रखना क्या है। देयर आर थ्री पार्टीज, प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर, बराबर। प्रिंसिपल क्या करता है मालूम है? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एक इधर एक एप्पल है, ठीक है, और इधर एक एप्पल है और इधर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, समझ, एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर है, और इधर कस्टमर है। कस्टमर ना घड़ी घड़ी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और बोलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर सुनना, एप्पल का वाउचर मिलेगा क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है नहीं है। बहुत बार 20, 25, 50, 100 लोग आके पूछ के गए कि भाई एप्पल का वाउचर मिलेगा क्या? तो नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर ने एप्पल को बोला, भाई एप्पल सुनना, तेरे जरा जो वाउचर्स बेच के रखना यार, बहुत सारे लोग आते हैं इधर वाउचर पूछने के लिए, पर वाउचर मेरे पास तो है ही नहीं। तो प्रिंसिपल क्या करता है मालूम है? 100 वाउचर जो है ना, वो सेल करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर परचेज भी करता है, बिकॉज़ डिस्ट्रीब्यूटर नोस कि वो होंगे, वो सेल होंगे, बिकॉज़ कस्टमर्स आते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करता है? वाउचर्स सेल करता है फॉर 4,500 रुपीज़। 5,000 का वाउचर है, वो 4,500 में सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे वही वाउचर 5,000 में बेचता है, बराबर। इस पे जीएसटी लगेगा क्या? ये लेग पे? आंसर इज नो, बिकॉज़ वाउचर ही सेल हुआ है सिर्फ, बराबर। ये लेग पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज़ वाउचर ही सेल हुआ है सिर्फ। तो इन दिस केस अगर वाउचर सेल किया होगा तो इस पे जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज़ वो वाउचर जो है गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। सो देयर आर टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिंसिपल टू डिस्ट्रीब्यूटर 1 एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर 2। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम केस में इधर है एप्पल, इधर है डिस्ट्रीब्यूटर, इधर है कस्टमर। अभी एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है कि मैं वाउचर्स ले रहा हूं, पर डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट श्योर कि कस्टमर्स आएंगे कि नहीं।
सो दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई मैं परचेस नहीं कर सकता बिकॉज़ मालूम नहीं कि यार कस्टमर्स मेरे पास आएँगे कि नहीं। इसके वजह से प्रिंसिपल क्या करता है मालूम है? 100 वाउचर्स भेज के रखता है कि भाई ये ले ले और तू बेच दे। जितना बेचा उतना ठीक है, नहीं बिका वापस दे दे। बराबर? तो ट्रांसफर करता है प्रिंसिपल टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो सेल हो रहा है क्या? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर आगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वाउचर सेल करता है। बराबर? तो कैन आई से इधर एप्पल इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर वाया डिस्ट्रीब्यूटर? यस। ये जो सेल हुआ, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज़ इधर सिर्फ वाउचर ही सेल हुआ है। ये वाउचर सेल हुआ है क्या इधर? नहीं, तो इधर तो जीएसटी लगने का बात ही नहीं है। तो इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर इधर क्या लेता है मालूम है? कमीशन लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है भाई देख, मैं परचेज़ नहीं कर सकता बिकॉज़ मुझे मालूम नहीं कि कितना बेचूँगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको वाउचर बेचना है ना, एक काम करो मुझे वाउचर्स दो, मैं वाउचर्स बेचने का फुल ट्राई मारता हूँ। जितना भी बेचा जाएगा उसका 5% मुझे दे दो, 5% मुझे दे दो एज़ कमीशन। तो मैं इधर कमीशन ले रहा हूँ। प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहा है। इस पे जीएसटी लगेगा बिकॉज़ ये सेल ऑफ वाउचर नहीं है। ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है कमीशन की, मतलब एजेंसी की। और इसकी वजह से कमीशन के ऊपर जीएसटी लग अंडरस्टैंडिंग? अगर एजेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी एडिशनल सप्लाई किया होगा, मार्केटिंग का भी सप्लाई किया या फिर एडवर्टाइजमेंट का भी किया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इस पे जीएसटी करेक्ट है। सर ऐसा हुआ तो कि चीजें परचेज तो की मैंने, अगर समझो एजेंट ने परचेज, एजेंट छोड़ दे, एजेंट छोड़, मैंने वाउचर परचेज किया, तुम लोग लाइफस्टाइल हो, मैं कस्टमर हूँ, मैंने 2000 रुपए दिया, उसका वाउचर लिया, पर वाउचर में कभी रिडीम किया ही नहीं, उसको बोला जाता है ब्रेकेज। मतलब क्या? अनरिडीम्ड वाउचर्स। ये जो अनरिडीम्ड वाउचर्स होते हैं, नो सप्लाई ऑफ अंडरलाइन गुड्स और सर्विस, और इसके वजह से उस पे जीएसटी कभी भी नहीं लिया जाएगा बिकॉज़ सिर्फ वाउचर ही लिया था, बाकी प्रोडक्ट नहीं लिया था। This is all about voucher, and we are going ahead with the last point, that is GST is applicable on these liquidated damages. 3 liquidated damages पे हमेशा जीएसटी लगता है। नंबर 1, agreeing to the obligation to refrain from an act which is non-compete agreement, नंबर 1। एंड नंबर 2, समझो कि मैं एक फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। सामने एक बिल्डिंग हो रही है और वो एकदम ऊँची बिल्डिंग हो रही है। और यार ऊँची बिल्डिंग हो गई तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो बिल्डर को जाके 5 करोड़ रुपए देता हूँ कि प्लीज़ इधर बिल्डिंग मत बिल्ड कर। सो इधर ही इज़ ही इज़ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ ना करने के लिए मैंने उसको पैसा दिया। एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ध्यान देना। एडिशनल फ्लोर नॉट बिल्ड बाय द बिल्डर अगेंस्ट द कंपेंसेशन बाय द नेबर्स व्हिच वांट टू प्रोटेक्ट द सनलाइट। देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लग जाएगा, याद रखना। सेकंड पॉइंट, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, मतलब क्या? मैंने, समझो कि मेरा एक शॉप है और शॉप के सामने एक हॉकर बैठता है, मतलब वेजिटेबल वेंडर बैठता है। मेरे शॉप के एकदम सामने बैठता है वो। मैंने उसको बोला प्लीज यार सामने मत बैठ। तो उसने मुझे क्या बोला, सर मेरा एक प्राइम एरिया है। तो ही गेव मी 10 लाख रुपीज पर मंथ टू लेट हिम सिट इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। सो मैं क्या कर रहा हूं, उसका प्रेजेंस टॉलरेट कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे क्या मिल रहा है? कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। इस पे जीएसटी लग जाएगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा। अ शॉपकीपर अलाउइंग हॉकर टू ऑपरेट फ्रॉम अ कॉमन पेवमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप अगेंस्ट अ मंथली पेमेंट बाय द हॉकर। ठीक है, इस पे भी जीएसटी लग। इसके बाद समझो कि मेरा एक ये है क्या, फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से ना ऐसे धुआं निकलता है, होता है ना, ऑफ कोर्स फैक्ट्री। आजू बाजू में कुछ रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है, इनके फेफड़े गर्म हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को सांस लेने नहीं हो रहा है। मैंने बोला, तो वो लोग मेरे पास आए और बोलते कि सर ये जो आपका ये जो चिमनी है ना, चिमनी, उस पे फ़िल्टर लगाओ ना सर। मैंने बोला देखो, ये जो धुआँ निकल रहा है ना, इट इज़ वेल विदिन द एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ के अंदर ही ये धुआँ निकल रहा है, एमिशंस दिए जाते हैं ना एनवायरमेंटल लॉ के अंदर कि इतना-इतना तुम लोग एमिट कर सकते हो। तो ये एमिशन इज़ वेल विदिन द लॉ, तो इसका टेंशन मत लो तुम लोग। तो वो लोग बोल रहे हैं प्लीज़ लगाओ ना क्योंकि हम लोगों के फेफड़े गरम हो रहे हैं। मैंने बोला मैं क्यों लगाऊँ? मैं तो सब बराबर काम कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने बोला एक काम करते हैं, दे गिव मी 10 लाख रुपीस टू परचेज दैट पर्टिकुलर फिल्टर एंड पुट दैट हियर। Was I required to do it? No. But they gave me money to purchase it and put that filter in the chimney. In this case, ये 10 लाख रुपए में जीएसटी लग जाएगा। ये चीज याद रखना। देखो, an industrial unit agrees to install equipment for zero emission discharge residential complex against a consideration which is paid by resident welfare association. Even though the emission from the unit
was within the limits and there was no legal obligation upon the individual unit to do so. कुछ भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, वो भी मैंने किया। इस पे भी क्या लगेगा? जीएसटी। एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज देयर इन योर सप्लाई अंडर जीएसटी। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ खत्म करने के लिए मैंने ऊपर ऊपर से कर लिया, मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन भी लिया, और तुम्हारा पूरा का पूरा सप्लाई अंडर जीएसटी कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 71A के अंदर लिखा है कंडीशंस, 71B के अंदर लिखा है कि एनी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी सप्लाई टू इट्स मेंबर्स फॉर अ कंसिडरेशन। 71B में इंपोर्टेशन के बारे में बात किया। 71C में टीआरआईपी के बारे में बात किया, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। 71A रेड विथ शेड्यूल 2 में गुड्स है की सर्विस है उसके बारे में बात किया। 72 के अंदर बात किया रेड विथ शेड्यूल 3 में क्या नेगेटिव लिस्ट में आता है। Then we discussed about mixed supply and composite supply, and we discussed a lot of circulars in this जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है, मतलब चांस मतलब पॉसिबिलिटी होता है, जो इंपोर्टेशन पे बहुत फोकस करना एंड सर्कुलर्स पे मेजर फोकस करना, और नेगेटिव लिस्ट तुम लोगों को मालूम होना ही चाहिए। बाकी तुम लोगों को आता है सब कुछ, पर ये तीनों पे मैक्सिमम फोकस रखना। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू किल द पेपर भाई। हम लोगों को वापस याद रखना, हम लोगों को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। वी हैव टू गो इन डेप्थ, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी स्मॉल पॉइंट विच इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल पॉइंट्स। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन गुड अमाउंट ऑफ टाइम। देखो, it is better to go in depth rather than completing everything in time, like everything within time। मतलब नहीं, मैं 1 घंटे के अंदर ही कवर करूँगा। तुम लोग बाकी के 20 मिनट्स 2x पे भी देख के कवर कर सकते हो, पर हम लोग ने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अगर तुम लोगों को ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक छोटा सा अगर कमेंट डाल सकते हो, इट बी रियली वेरी हेल्पफुल। एंड मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे एक कमेंट से। तुम्हारे लिए मे बी एक लाइक और कमेंट होगा मेरे लिए, दिस इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो प्लीज डू दैट इफ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए ये चैनल को फॉलो करते रहना और एक छोटा सा लाइक बटन पे दबा देना। आज के लिए इतना ही। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उधर से आप ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, सी यू एंड take care।